नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल JDM क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बिहार बोर्ड धमाका सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें साइंस, सोशल साइंस, मैथ ये तीनों सब्जेक्ट से 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जो फाइनल परीक्षा 2023 में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, 100% यही पूछेगा, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों आपको करना क्या है कि पहले सारा प्रश्न का आंसर खुद से गेस करना है, इसके बाद ही आप हमारे आंसर को देखिएगा। ठीक है, और वीडियो के अंत में मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि 50 में से कितना प्रश्न का जवाब आप बिल्कुल सही दिए हैं। ठीक है, ईमानदारी पूर्वक से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो आइए फिर हम इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ प्रोटीन, बी में लिखा कार्बोहाइड्रेट, सी में लिखा वसा और डी में लिखा हुआ न्यूक्लिक अम्ल। तो दोस्तों आपको पहला नंबर प्रश्न बताना है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर कहता है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए में लिखा है मधुमेह, बी में लिखा हुआ एनीमिया, सी में लिखा हुआ डायरिया, डी में देखिए लिखा हुआ पीलिया। तो दोस्तों आपको बताना है दूसरा नंबर प्रश्न में कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों एनीमिया होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब तीसरा नंबर देखिएगा, कहता है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन ए में लिखा अमीमा में, बी में लिखा ईस्ट में और सी में लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए प्लेज्मोडियम में और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ये तीसरा नंबर प्रश्न बताना है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा चौथा नंबर कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। पाँचवा नंबर कहता है भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। ऑप्शन ए में लिखा है 50 हर्ट्ज, बी में लिखा है 60 हर्ट्ज और देखिए सी में लिखा है 70 हर्ट्ज और डी में लिखा है 80 हर्ट्ज। तो आपको बताना कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है तो 50 हर्ट्ज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा छठा नंबर प्रश्न कहता है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ लाल, बी में लिखा हुआ हरा और देखिए सी में लिखा हुआ काला और डी में लिखा हुआ पीला। तो दोस्तों आपको छठा नंबर प्रश्न बताना है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है कैसा होता है? काला होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारा सी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब सातवां नंबर, सारा प्रश्न का आंसर पहले खुद से गेस कीजिए, इसके बाद ही आप हमारे आंसर को देखिए। ठीक है, देखिए सातवां नंबर प्रश्न कहता है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्रकृति स्रोत निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए में लिखा है संतरा, बी में लिखा है टमाटर, सी में लिखा है सिरका, डी में लिखा है इमली लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपको बताना कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्रकृति स्रोत निम्न में से कौन है? तो दोस्तों टमाटर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 8 नंबर कहता है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है? ऑप्शन ए में लिखा है ध्वनि ऊर्जा, बी में लिखा है विद्युत ऊर्जा, सी में लिखा है सौर ऊर्जा और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है? तो विद्युत ऊर्जा में करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब 9 नंबर कहता है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। दोस्तों आपको बताना है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है तो CH3Cl होता है। ठीक है, CH3Cl होता है क्लोरोमीथेन का सूत्र। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 10वां नंबर कहता है इसमें कि निम्न में से किसका उपयोग खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और देखिए बी में लिखा हुआ है LPG यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और सी में लिखा हुआ है बायोगैस, और डी में लिखा है कोयला। तो दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न में कि निम्न में से किसका उपयोग खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। देखिए कोयला का दोस्तों खाना पकाने बनाने में प्रयोग होता है, गैस भी दोस्तों बायोगैस जो है दोस्तों ये भी खाना पकाया जाता है बायोगैस से, और LPG गैस यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस दोस्तों जो आपका घर में जो गैस लगा हुआ है जिससे खाना बनता है ना वो LPG गैस है। ठीक है, तो LPG गैस से भी दोस्तों खाना पकाया जाता है। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस से। मगर देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है CNG गैस यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये इससे दोस्तों खाना नहीं बनाया जाता है। CNG गैस जो है दोस्तों वाहनों को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उपयोग मतलब किया जाता है, वाहनों के ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है CNG गैस को, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, CNG गैस से खाना नहीं पकाया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे अब। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 11 नंबर कहता है पीतल है, ऑप्शन ए में लिखा है धातु, बी में लिखा है धातु, सी में लिखा है मिश्र धातु, और डी में लिखा है उपधातु। तो आपको बताना है कि पीतल है तो पीतल बाबू क्या है, मिश्र धातु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और मिश्र धातु किसका है दोस्तों, पीतल, तो दोस्तों कॉपर जिसको सी से डिनोट करते हैं, और जिंक जिसको हम ZN से डिनोट करते हैं। तो कॉपर और जिंक का दोस्तों मिश्र धातु है पीतल। ठीक है, आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर कहता है कि कुटपाथ किस में पाया जाता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपका फाइनल बोर्ड पे बहुत बार इस प्रश्न को रिपीट किया गया है। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए क्या होगा। आपको बताना कि कुटपाथ किस में पाया जाता है, तो कुटपाथ दोस्तों अमीमा में पाया जाता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे 13 नंबर कहता है कि शुक्राणु का निर्माण होता है, ऑप्शन ए में लिखा है वृषण में, बी में लिखा है गर्भाशय में, और सी में लिखा है अंडाशय में, और डी में लिखा है इनमें से सभी में। तो दोस्तों आपको 13 नंबर प्रश्न में बताना है कि शुक्राणु का निर्माण होता है तो दोस्तों वृषण में होता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिएगा अगला प्रश्न 14 नंबर। अब मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और दोस्तों सारा प्रश्न का जो जवाब है पहले आप खुद गेस कीजिए, इसके बाद ही दोस्तों आप हमारे आंसर को देखिए। ठीक है, इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब आप जवाब सही दीजिएगा ना तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ेगा जो एग्जाम हॉल में दोस्तों आपको काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी पहले आंसर को खुद गेस करने का प्रयास कीजिए, इसके बाद ही आंसर को देखिए। ठीक है, चलिए देखिएगा 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छापिए। ऑप्शन ए में लिखा है 4, बी में लिखा है 5, सी में लिखा है 6, डी में लिखा हुआ 7। आपको बताना है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो 7 होता है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन में यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अब देखिएगा 15 नंबर प्रश्न कहता है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है। दिष्ट धारा मतलब दोस्तों DC यानी कि डायरेक्ट करंट। ठीक है, और बी में लिखा है 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा। प्रतिवर्ती धारा मतलब दोस्तों AC यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, देखिए सी में लिखा हुआ 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, और डी में लिखा हुआ है 12 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। तो आपको बताना है कि हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह तो 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न जो हम देखते हैं 16 नंबर प्रश्न कहता है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ ग्रह, बी में लिखा है चंद्रमा, सी में लिखा है सूर्य, और डी में लिखा है कोयला। तो आपको बताना है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, तो अंतिम स्रोत सूर्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 17 नंबर प्रश्न कहता है कि रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है, तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन, बी में लिखा प्लेटलेट, सी में लिखा प्लाज्मा, और डी में लिखा लसिका। तो दोस्तों आपको बताना है कि रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है, तो प्लेटलेट्स के द्वारा बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 18 नंबर कहता है कि पराग कोष में होते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है बाह्यदल, बी में लिखा है अंडाशय, और देखिए सी में लिखा हुआ अंडप, और डी में लिखा हुआ परागकण। तो दोस्तों आपको बताना है कि पराग कोष में होते हैं तो परागकण होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम देखिएगा 19 नंबर प्रश्न की ओर। और मेरे प्यारे साथियों
आप सभी का लाइफ में अगर जो कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ परेशानी आता है बाबू, तो उससे डिप्रेस मत होइए, हारिए मत। आसपास के लोग आपको देखकर मुंह अभी फेर लेते हैं, आपका रिलेशन या समाज के लोग, तो उससे परेशान मत होइए, डिप्रेस मत होइए, हिम्मत रखिए अपने आप पर और मन से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। एक मोटिवेशन लाइन मैं आपको सुनाता हूँ कि अरे ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक जीना ज़िंदगी में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, आपके सीने में आग लगा हुआ है कि मुझे ज़िंदगी में हर हालत में सक्सेस करना ही करना है। कुछ भी दोस्तों, आपको कितना भी कोई टॉर्चर कर ले फिर भी आपका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है। आप अगर जो दिल से चाह लिए कि मुझे फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स हर हालत में प्राप्त करना ही करना है, तो दोस्तों इस दुनिया में किसी को ताकत नहीं है कि इस अचीवमेंट को करने से आपको रोक सकता है। बशर्ते आपको दिल से चाहना होगा मुझे 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करना है, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर जो आप दिल से चाह लिए बाबू कि मुझे 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करना है, तो इस दुनिया में, पूरी दुनिया में किसी को भी ताकत नहीं कि आपको रोक दे, ठीक है। बशर्ते आपको कंटिन्यू लगातार मेहनत करते रहना होगा, ठीक है। ऐसा समय जरूर आएगा जिस दिन आपको 480 प्लस मार्क्स प्राप्त होगा और माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहेगा बाबू, और हर गली मोहल्ला में आप ही का चर्चा होगा कि उस लड़का का या उस लड़की का इतना नंबर आया है, ठीक है। इसलिए मन से पढ़ाई कीजिए, समय को बर्बाद मत कीजिए। और प्रॉब्लम ज़िंदगी में आना दोस्तों पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है, और उससे निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है, जो हर इंसान में होना चाहिए। तो कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उससे सामना कीजिए, उससे लड़िए, उसको भगा दीजिए, ठीक है। ना कि उसको सोचकर बाबू आप परेशान हो जाइए। परेशान हो जाएगा तो माता पिता जो आपसे उम्मीद किए हुए, आशा किए हुए बाबू, उसको पूरा कौन करेगा, ठीक है। पाल पोस कर आपको इसीलिए बड़ा किए हैं कि हमारा बेटा या बेटी, हमारा जो सपना हम देखे हैं वो पूरा करेगा हमारा बेटा बेटी। तो नहीं बाबू, डिप्रेस मत होइएगा, कोई समस्या आएगा, प्रॉब्लम है तो उससे लड़िएगा और आगे बढ़िएगा। माता पिता का हमेशा रिस्पेक्ट कीजिएगा बाबू, माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में आपके लिए कोई नहीं है, ठीक है। और अगर जो आप सभी विद्यार्थी अभी तक यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जल्द से आप सभी विद्यार्थी यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस से जुड़ जाइए, ठीक है। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको ही मिलेगा। इसलिए जल्द से आप सभी विद्यार्थी यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस से जुड़ जाइए, ठीक है। और हम सब मिलकर 2023 बोर्ड एग्जाम का काफ़ी शानदार तैयारी करेंगे, जिसमें 480 प्लस का टारगेट रखकर हर हालत में अचीव करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। देखिएगा, कहता है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा है अंडाशय, बी में लिखा हो जैसे गर्भाशय, और यहाँ सी में लिखा है शुक्रवाहिका, और डी में लिखा है डिम्ब वाहिनी। तो दोस्तों आपको ये 19 नंबर प्रश्न में यहाँ पे बताना है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो शुक्रवाहिका जो है दोस्तों मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 20 नंबर का, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है वायुमंडलीय अपवर्तन, बी में लिखा है वर्ण विक्षेपण, सी में लिखा है प्रकाश के परिकेंद्रण, और डी में लिखा है में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको 20 नंबर प्रश्न में बताना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं अब। देखिएगा यहाँ पर 21 नंबर कहता है मानव मस्तिष्क का औसत भार है। तो दोस्तों 21 नंबर प्रश्न बताना है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार है तो 1.4 kg। कितना है, 1.4 kg। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो दोस्तों मिथेनोइक अम्ल नाम है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन ए में लिखा है समतल दर्पण, बी में लिखा है उत्तल दर्पण, और देखिए सी में लिखा है अवतल दर्पण, और डी में लिखा हुआ है उत्तल लेंस। तो आपको बताना है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जब आपसे पूछा जाए कि मोटर कार के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दोनों प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। 24 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है एक साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छापिए। ऑप्शन ए में लिखा है P, बी में लिखा है P2, और सी में लिखा है P3, और डी
में लिखा है P4। तो आपको बताना कि साधारणतः पर फास्फोरस का अणु सूत्र है तो P4 है बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 25 नंबर कहता है कि प्रकाश में साउल का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए लिखा ध्रुवन, बी लिखा चित्राप, सी लिखा अपवर्तन और डी लिखा प्रकाश के व्यतिकरण से। तो आपको बताना है कि प्रकाश में साउल का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है तो प्रकाश के व्यतिकरण से होता है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 26 नंबर देखिए, कहता है कि समान आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 10 सेंटीमीटर, बी में लिखा 15 सेंटीमीटर, सी में लिखा 20 सेंटीमीटर, डी में लिखा 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपको बताना है कि समान आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। दोस्तों ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है तो 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है। ऑप्शन ए में लिखा है जोन 2, बी में लिखा है जोन 3 और सी में लिखा हुआ जोन 4 और डी में लिखा है जोन 5। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न में बताना है कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है। तो जोन 5 जो है ना वो सर्वाधिक खतरनाक जोन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 29 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा बिहार, बी में लिखा महाराष्ट्र, सी में लिखा तमिलनाडु और डी में लिखा केरल। तो आपको बताना है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है। दोस्तों महाराष्ट्र है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम। 30 नंबर प्रश्न देखिए, और मेरे प्यारे साथियों सारे प्रश्न का जवाब आप खुद से गेस कीजिए। तब दोस्तों अब अगर जो प्रश्न का आप आंसर गेस किए ना उसका जवाब सही दीजिएगा ना तो आपके अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जो एग्जाम हॉल में आपको मदद करेगा। बाबू इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अंतिम में ज़रूर बताइएगा कि 50 में से कितना प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिए। ईमानदारी पूर्वक से मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि आपका तैयारी का जो लेवल है वो कैसा चल रहा है, ठीक है। चलिए 30 नंबर प्रश्न का आंसर गेस कीजिए। तो सारे विद्यार्थी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हिमस्खलन, बी में लिखा है चक्रवात, देखिए सी में लिखा सुनामी, डी में लिखा में से कोई नहीं। तो महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम क्या है तो सुनामी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। 31 नंबर प्रश्न को कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ काउंट काबूर, बी में लिखा है बिस्मार्क, सी में लिखा है गैरिबोल्डी और देखिए डी में लिखा है मेजनी। तो आपको बताना है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था। तो दोस्तों कौन उत्तरदायी था जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए। बिस्मार्क था बाबू। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं हम। 32 नंबर बताइएगा, कहता है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। तो इंथरासाइट है। बहुत बार ये प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 33 नंबर कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। तो ऑप्शन ए में लिखा है राजस्थान, बी में लिखा है मध्य प्रदेश, सी में लिखा है वो उत्तराखंड और डी में लिखा है बिहार। तो दोस्तों आपको बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। तो दोस्तों कहाँ लागू किया गया, राजस्थान में लागू किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सूती वस्त्र, बी में लिखा है सीमेंट और डी में लिखा है चीनी और देखिए सी में लिखा है चीनी दोस्तों और डी में लिखा हुआ है जूट वस्त्र। तो आपको ये 34 नंबर प्रश्न में बताना है कि निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो सीमेंट उद्योग जो है दोस्तों कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं अब।
35 नंबर देखिएगा था कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ऑप्शन ए में लिखा महात्मा गांधी, बी में लिखा स्वामी विवेकानंद, और सी में लिखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी में लिखा पंडित नेहरू। तो आपको 35 नंबर प्रश्न बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो पंडित नेहरू कहे थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 36 नंबर देखिए, कहता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। ऑप्शन ए में लिखा है बारदोली, बी में लिखा है अहमदाबाद, और सी में लिखा है खेड़ा, और डी में लिखा हुआ है चंपारण। तो दोस्तों आपको ये 36 नंबर प्रश्न में बताना है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों। अभी तक आप कितना प्रश्न का जवाब सही कर चुके होंगे, अपने मन में सोचिए। अभी और आपके कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, उसमें कोशिश कीजिए कि जो बचा हुआ है, जो हम अभी तक जितना जवाब दे चुके हैं सही, उससे जितना बचा हुआ है उससे कोशिश करेंगे और अच्छा से हम उसको समझें और सही जवाब देने का प्रयास करें जितना क्वेश्चन आपका बचा हुआ है 50 पूर्णे में, ठीक है। तो चलिए उसी के सामने आप 37 नंबर का प्रश्न सही जवाब देने का कोशिश कीजिए। आपको बताना कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। तो दोस्तों ऑप्शन ए में लिखा हो 2004 में, बी में लिखा 2005 में, सी में लिखा 2006 में, और डी में लिखा 2007 में। तो आपको 37 नंबर प्रश्न बताना है कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। तो 2005 में बना बाबू। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 38 नंबर का था बोल्शेविक क्रांति कब हुई। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके फाइनल बोर्ड में 10 बार से ज़्यादा बार ये प्रश्न पूछा गया है। 2023 बोर्ड एग्जाम का पेपर में भी छपेगा। कमेंट बॉक्स में छापिए इसका आंसर जल्दी से। आपको बताना बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई। आपको याद कर लीजिए, आपका पेपर में छपेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। 39 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए में लिखा 15 मार्च 1950, बी में लिखा 15 अक्टूबर 1951, देखिए डी में लिखा हुआ है यहाँ पे 15 सितंबर 1950, ठीक है। 15 सितंबर 1950 और सी में 15 सितंबर 1950 लिखा है दोस्तों, और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो एक दिन का बच्चा वाला प्रश्न है, कोई भी बता देगा इस प्रश्न का। नहीं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ऑप्शन ए में लिखा पंजाब, बी में लिखा दिल्ली, सी में लिखा बिहार, डी में लिखा केरल। बउआ वाला प्रश्न है। आपको बताना है कि इनमें किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो बिहार को दोस्तों पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। और मेरे प्यारे साथियों, अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी यूट्यूब चैनल GTM क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके GTM क्लासेस परिवार से जुड़िए बाबू। हम सब एक परिवार हैं, आप हमारे परिवार हैं और हम आपके परिवार हैं, और हम सब मिलकर 2023 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी शानदार सफर तय करेंगे और सबसे अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। इसलिए आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, रेड बटन को दबा करें, ठीक है। चलिए देखिएगा 41 नंबर प्रश्न बताने का प्रयास कीजिएगा। आपको बताना कि सुखाड़ क्या है। तो ऑप्शन ए में लिखा है प्राकृतिक आपदा, बी में लिखा मानव जनित आपदा, सी में लिखा समान आपदा, और डी में यहाँ पे लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको बताना है कि सुखाड़ क्या है। तो प्राकृतिक आपदा है सुखाड़ बाबू। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 42 नंबर प्रश्न देखिएगा। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। दोस्तों बहुत बार ये प्रश्न आपके पूरे एग्जाम में रिपीट किया गया है। आपको ये 42 नंबर प्रश्न में बताना है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है तो वर्षा की कमी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न आपके सामने कहता है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट करता है। ऑप्शन ए में लिखा है 17 मार्च, बी में लिखा 15 मार्च, और सी में लिखा है 19 अप्रैल, और डी में लिखा है 22 अप्रैल। तो आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 44 नंबर। हर हालत में दोस्तों 2023 बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार से हमको किसी भी कितना भी मेहनत करना पड़े 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करके जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाना है। इसके लिए आपको जितना मेहनत करना पड़े झोंक दीजिए बाबू। आपके साथ हम कंटिन्यू बने रहेंगे, ठीक है। आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। चलिए देखिएगा यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है
कि कांवर झील कहाँ स्थित है। आपको बताना है कांवर झील जो है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा दरभंगा, बी में लिखा भागलपुर, सी में यहाँ पे लिखा हुआ है बेगूसराय और डी में लिखा मुजफ्फरपुर। तो आपको दोस्तों बताना है कि कांवर झील कहाँ स्थित है, तो बेगूसराय में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है 45 नंबर। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हाजीपुर, बी में लिखा मुजफ्फरपुर, सी में लिखा पटना, डी में लिखा समस्तीपुर। तो आपको बताना है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर में दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न कहता है कि अर्धवृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण होता है। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न को। क्या कहता है अर्धवृत्त के व्यास के द्वारा परिधि पर बना कोण होता है। देखिए अर्धवृत्त हमारा इस तरह से दोस्तों हमारा अर्धवृत्त रहेगा, ये मान लीजिए हमारा अर्धवृत्त है। ठीक है, कि अर्धवृत्त के व्यास के द्वारा, तो व्यास दोस्तों हमारा ये वाला जो लाइन खींचा हुआ है व्यास है, व्यास के द्वारा परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण होता है। तो ये वाला जो कोण होता है दोस्तों कितना डिग्री का बना होता है, यही पूछ रहा है आपसे। तो 90 डिग्री का ये कोण बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 40 नंबर हो गया। अगला प्रश्न हमारा 47 नंबर है। कहता है बाई अक्ष को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भुज, बी में लिखा कोटि, सी में लिखा मूल बिंदु और डी में लिखा कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि बाई अक्ष को क्या कहते हैं, तो कोटि कहते हैं। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जब आपसे पूछेगा कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, तो एक्स अक्ष को बाबू भुज कहते हैं। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों देखिए मूल बिंदु का दोस्तों हमारा जो नियामक होता है वो 0,0 होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0,0 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 48 नंबर। इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा सारे विद्यार्थी। आपको बताना है कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा या माइनस कॉस थीटा या साइन थीटा या कॉस थीटा क्या होगा। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर दोस्तों साइन थीटा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 49 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अब आपको बताना है कि बिंदु 4,-5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो देखिए बाबू इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। जब भी आपको एक बिंदु दे दे और दूरी मूल बिंदु से पूछे तो आंख बंद करके ये फार्मूला लगाइए, x² + y² का अंडर रूट। ठीक है, और देखिए 4 जो हमारा x है और -5 जो हमारा y है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x हमारा कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए -5 जो हमारा y है। ठीक है, -5 क्या है y है, तो -5 का हम स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अंडर रूट चढ़ा देंगे। नहीं समझ में आया कैसे 25 हुआ, देखिए साइड में आपको करके यहाँ पर बताते हैं। देखिए -5 का दोस्तों क्या हमको स्क्वायर करना है, और स्क्वायर मतलब क्या होता है, यानी कि -5 2 बार गुना करना पड़ेगा, यही ना हुआ। तो देखिए माइनस गुने माइनस क्या प्लस हो गया ना, और 5 × 25 हो गया था। यहाँ पर 25 हुआ ना, -5 का जब हम स्क्वायर किए तब, तो उसी कारण यहाँ पर हम 25 लिखे। ठीक है, इसको जोड़ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा जोड़ के आपका, तो अंडर रूट 41 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हुआ बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो हमारा 50 नंबर है। दोस्तों ये हमारा लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। आपको बताना है इस प्रश्न में कि एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं, तो सार्व अंतर कहते हैं बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सार्व अंतर को हम इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। ये भी आपको साथ में याद रखना होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने हम प्रस्तुत कर दिए हैं। इस 50 में से कितना प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिए हैं, ईमानदारी पूर्वक से कमेंट बॉक्स में सारे विद्यार्थी बताइए। ठीक है, जितना भी आपका सही हुआ है बाबू, कोई डरने की बात नहीं है। आराम से कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से लिखिए कि सर हमारा 50 में इतना प्रश्न सही हुआ है। ठीक है, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप सभी विद्यार्थी दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें। और अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जीटीएम क्लासेस चैनल को बाबू अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलेंगे बाबू। तब तक मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, 1 मिनट भी समय को बर्बाद नहीं कीजिएगा। हर हालत में 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्राप्त करके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू
सो बहाना है बाबू। इस बात को अपना माइंड में हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे विद्यार्थी अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।